together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Champs on Air. आदाब दोस्तों, मैं हूं आरजे श्रद्धा और आप सुन रहे हैं चैम्स ऑन एयर और ओनली ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां छोटी उम्र के लोग अपने बड़े बड़े टैलेंट्स के साथ एंट्री मारते ही रहते हैं. आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त चैम्प ज़ैनब आलिया, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं, स्केचिंग करती हैं, पेंटिंग करती हैं और कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं. मतलब घर में आर्टिस्ट के साथ साथ शेफ भी. फुल कॉम्बो ऑफर चल रहा मियाँ. सो ज़ैनब, वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो तुम रेडी हो बात करने के लिए, या कहो तो कुछ चाय शाय पिला दें तुम्हें? नहीं, बिल्कुल आई एम रेडी. ऑलराइट. तो सबसे पहले ये बताओ कि रेडियो शो पे तुम आई हो तो दिल में क्या हलचल चल रही है? बटरफ्लाईज मचल रही हैं या फुल बिरयानी पक रही है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है. अच्छा. पहली बार ऐसा मौका मिला है और आई होप सो अच्छा जाता है. थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है, बट कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. तो कोई बात नहीं. ये जो नर्वसनेस है ये इंडिकेट करती है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं. कभी कभी एक्साइटमेंट में भी नर्वसनेस हो जाती है, राइट? अच्छा, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे पापा, मम्मा, मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे छोटे भाई बहन. ओके. छोटे छोटे मतलब वो बहुत छोटे हैं, फर्स्ट क्लास में और सीनियर केजी में. मेरे से 8-9 साल छोटे. मतलब आपके लिए तो एकदम गुड्डा गुड़िया हो गए. हाँ, बहुत मज़ा भी आता है. मज़ा भी आता है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है ये मैं जानना चाहूँगी. एग्जाम टाइम में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी. हाँ, मुझे फोकस करना होता है पढ़ाई में और उनको डिस्टर्ब करना होता है मुझे, क्योंकि उनका एक ही तो काम है. यस. हाँ, और एग्ज़ाम टाइम में हो ही जाता है ऐसा माहौल कि हाँ भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा. तो मैं ना क्या करती हूँ, रूम में बंद हो जाती हूँ, डोर लॉक कर लेती हूँ और फोकस से पढ़ाई करती हूँ और उनको मम्मी कहीं और बिजी कर देती हैं. मतलब ये मम्मी को ताकीद करके तुम जाती हो कि देखिए अगर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको संभालना, आपने नहीं संभाला तो फिर मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कि मार्क्स अच्छे. ऐसा ही होता है. अच्छा, आपने बताया कि आपके बड़े भैया भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे भैया भी फर्स्ट ईयर में है मेडिकल में. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आपने तो अपनी प्रोफाइल में मुझे लिखकर भेजा है कि आपको मैथ्स पसंद है, हिंदी पसंद है और आर्ट पसंद है, राइट? जी. तो ये जो चेंज है ये कैसे है कि उन्होंने तो डॉक्टर बनना है और आपने मैथ्स पसंद किया हुआ है? देखिए, मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, मुझे भी साइंस ठीक ही लगता है, बट फिर भी मैथ्स मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना अगर आप एक क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व कर लेते हो और आंसर सही आता है तो कितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है ना. अच्छा लगता है बहुत कि हाँ भाई कर लिया मैंने. ये जो बात तुमने कही ना कि जब कोई क्वेश्चन हम करते हैं और वो सॉल्व हो जाता है तो कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है. बेटे गलत इंसान से बात कह दी, क्योंकि मेरे लिए मैथ्स ऐसा था ना कि पसीने छूटते थे.
लेकिन दोस्तों ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि ज़ैनब को मैथ्स बहुत पसंद है। तो ज़ैनब ये बताओ कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं मैथ्स में करने के लिए? लाइक कुछ होते हैं जो कि बहुत ही इंट्रिकेट होते हैं, लाइक जब मैच होती थी तो मुझे इंटीग्रल कैलकुलस और वो जो एक वो क्या होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस उससे मुझे उसके जो सिंबल्स होते थे ना उन्हीं को देखकर मुझे डर लगता था। तो व्हाट अबाउट यू? देखिए, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं और कुछ टॉपिक्स जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, उसमें ध्यान देना पड़ता है। यस और मेरा फेवरेट पार्ट है पॉलिनोमियल्स, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बचपन में तो मैथ्स में सिर्फ नंबर्स थे और अब मैथ्स में ABCD भी आ गई है, पर कोई बात नहीं, एंड अच्छा ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वर्ड फ्रॉम जिसके लिए आपकी इंग्लिश भी होनी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छा लगता है, मतलब हाँ उतना भी नहीं बट ठीक है। ठीक है। तो आप खुद पढ़ती हैं या आपके घर में आपको कोई हेल्प करता है मैथ्स में? नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ और कभी कभी जब डाउट होता है तो मैं अपने पेरेंट्स से या फिर भैया से पूछ लेती हूँ। ऑलराइट। अच्छा ये बताइए कि ये स्केचिंग का शौक कहाँ से आया? मतलब क्या बचपन से आप बहुत ड्राइंग वगैरह करती थी या किसी दिन सुबह उठी और आपको एकदम से लगा कि अब मैं आर्टिस्ट बनने वाली हूँ? नहीं, बचपन में जब मैं अपनी प्राइमरी स्कूलिंग में थी तो मैंने ड्राइंग और पेंटिंग मतलब ऐसे एक टाइम पास के लिए, मतलब कुछ काम नहीं होता था ना उस टाइम, तो पूरे दिन टाइम पास होता था, स्कूल जाओ स्कूल से आओ और फिर शाम में कुछ होता नहीं था तो मैं अपनी रफ नोटबुक और कलर्स लेकर बैठ जाती थी। तो तब से ना मुझे मतलब अच्छा लगने लगा, मतलब मुझे कलर्स और पेंटिंग बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे अब बड़ी हुई थी, मैं पेंटिंग से स्केचिंग में शिफ्ट हो गई, क्योंकि ना स्केचिंग बहुत वो है जल्दी, मतलब उसके लिए आपको कुछ करने का नहीं है, बस पेंसिल लो, एक पेपर लो और बस बना लो जो बनाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का स्केच बनाने को बोला जाए तो आप किसका बनाना पसंद करेंगी? यार 1 मिनट इजी वाला बोलना, वरना हम लोग को टेंशन हो जाती है बात। मैंने आज तक तो कोई सेलिब्रिटीज के वो नहीं बनाया स्केच, मुझे कार्टून कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मतलब वो जो एनिमेज होते हैं। हाँ, एनिमेज और ऐसे बच्चों के कार्टून जैसे डोरेमोन और ये सब मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को भी ड्राइंग में काफी बिजी रखती होंगी। हाँ बिल्कुल, है ना? पकड़ के बिठा देती हूँ मैं उनको बनाने के लिए। आपको क्या लग रहा है दोनों में से किसको जो है आपकी ये जो लेगेसी है वो किसकी तरफ जा रही है? आपकी बहन की तरफ या आपके भाई की तरफ? मुझे लगता है मेरी बहन की तरफ जा रही है। देखिए, जो मेरा भाई है ना उसको बिल्कुल शौक नहीं है पेन पेपर लेकर बैठने का, तो वो ना कुछ भी कर लेगा बट पढ़ाई नहीं करेगा जब तक उसे डांटो मत। और जो मेरी बहन है, अगर उसे कुछ ना मिले तो पेपर और पेन लेके बैठेगी और ड्राइंग करेगी, बनाएगी, कलर करेगी, तो उसे बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है मेरी बहन को मैं चूज वो आपकी तरफ जा रही हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि अभी तक आपने जितनी भी चीजें स्केच की हैं या पेंट की हैं, ऐसा कौन सी पेंटिंग या स्केचिंग है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिसको बनाने के बाद जैसे आपको मैथ्स करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, आपको लगा कि आज तो मैं अपनी पीठ थपथपा लेती हूँ? हाँ, मैंने एक बार ना एक वही कार्टून कैरेक्टर जैसा मुझे पसंद है तो मैंने बनाया था एक बार, वो डोरेमोन होता है ना, तो उसके सारे कैरेक्टर्स मैंने साथ में बनाए थे और ऑन द सेम पेज। हाँ, ऑन द सेम पेज, सब साथ में। तो ना मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि ये इतना अच्छा होगा, एकदम इमेजिनेशन से ऊपर चला गया वो। बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा लगा। और आपने उसमें कलर भी किया था? नहीं, स्केचिंग, पेंसिल स्केचिंग, बस शेडिंग के। अच्छा, शेडिंग आप करती हैं और सिर्फ स्केचिंग करती हैं और उसमें कलर्स भरने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बट वैसे स्केचिंग विदाउट कलर्स ज्यादा हाँ इट लुक्स, पेंसिल स्केचिंग में शेडिंग ही अच्छी लगती है। शेडिंग ही अच्छी लगती है, राइट। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है दोस्तों, आपने देखा। एनीवे, तो देखिए दोस्तों, मज़ा तो आ ही रहा है बातचीत में और हम देख पा रहे हैं कि ज़ैनब जो है वो टैलेंट की फुल दुकान है। तो इनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। अगर कहीं गए तो देख लीजिए, वापस आकर आपकी अटेंडेंस भी ले लूँगी। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी। We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Ernest Hemingway. जरूरत ही इजाद की माँ है। अफलातून। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं चैम्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। ब्रेक के बाद दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है चैम्स ऑन एयर में। आज हमारे साथ हैं ज़ैनब आलिया। तो ज़ैनब ये बताइए कि आपने अपनी प्रोफाइल जो मुझे दी थी उसमें आपने लिखा है कि आपको मैथ्स के साथ साथ हिंदी भी बहुत पसंद है। तो जब आपकी जैसे अब आप 10th क्लास में हैं तो जब टेक्स्ट बुक आपके सामने आती है तो सबसे पहले उसमें आप क्या ढूंढती हैं? कविता ढूंढती हैं, कहानी ढूंढती हैं, आर्टिकल ढूंढती हैं, मेमोयर ढूंढती हैं? क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं सबसे पहले कहानी ढूंढती हूँ या फिर संवाद ढूंढती हूँ। ओह लवली, डायलॉग, राइट? हाँ, तो ऐसे जब कन्वर्सेशन में उस पढ़ने में मज़ा आता है कि इसने ये बोला फिर सामने वाले ने ये बोला, तो मुझे रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो स्टोरीज़ ऐसे मतलब अचानक से कोई ट्विस्ट आता है टेक्स्ट बुक में तो बड़ा अच्छा लगता है। राइट। तो मतलब आपने कभी अपनी तरफ से कोई स्टोरी लिखने की कोशिश की है? नहीं, आज तक तो नहीं की, बट हाँ पढ़ती हूँ मैं। तो एक दिन इंशाल्लाह आप लिख भी पाएंगे जी, इसलिए क्योंकि यू विल गेट टू नो कि उसका जो एक टेक्निकल जो उसका तरीका है जिसमें हम कहते हैं ना कि स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़रूरी होता है और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खींचना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। यस। अच्छा ये बताइए कि कविता आपको अच्छी नहीं लगती? कविता ना पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आती, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी वाले शब्द रहते हैं ना, तो उसको पहले पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो कुछ समझना पड़ता है पहले उसके बाद, इसीलिए मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एक सवाल जो आजकल मेरे जहन में बार बार आता है कि हमारे ज़माने में तो भाई चैट जीपीटी और ये जेमिनी और परप्लेक्सिटी ये सब कुछ नहीं था। इनफैक्ट हमारे पास गूगल के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और ये सब भी नहीं थे, मगर आप लोगों के पास मतलब आंसर खुद बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को इन सारी चीज़ों पर कितना डिपेंड करती हैं? कितना आप निर्भर हैं इनके ऊपर? देखिए, डिपेंडेंसी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि हर चीज़ पे आंसर चाहिए। हाँ तो ना आंसर्स होते हैं तो पहले तो समझना होता है थ्योरी, उसके बाद अगर आपको आंसर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं लिख लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं थोड़ा हेल्प लेती हूँ जैसे एआई से। अगर आप एआई को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। हेल्पफुल हो सकता है। क्या है? मतलब पढ़ाई के वे से, मतलब ऐसा मतलब ये कि आप पहले चीज़ों को समझ लो और उसके बाद शायद वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। मगर वो जो होता है ना कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं, मैं नहीं करती कॉपी पेस्ट, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ना एआई अपने हिसाब से आंसर देता है, उसको फिर आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मेरे हिसाब से आंसर दो जैसे मैं बोलूँगी। तो उससे बेटर है आप खुद लिखो और उसको एनहांस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली। और कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि चैट जीपीटी जिस तरीके से आपको, जैसे आपने बताया कि कविताएं कभी कभी बड़ी शुद्ध हिंदी में होती हैं,
तो टीचर उसका एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में कुछ दूसरा दे रही होती है और चैट जीपीटी पे एक्सप्लेनेशन कुछ दूसरा होता है, क्योंकि पोयम तो आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है स्कूल में कि आप बढ़िया लिख कर लेकर गई और टीचर ने बोला दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड? हाँ बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैंने 7th 8th में शायद, तो मैंने ना आंसर्स उससे लिखे थे, एक ऐप से, एनसीईआरटी आंसर्स ऐप से लिखे थे। तो हमने बोला कि मैंने तो ये समझाया ही नहीं था तुम्हें, मैंने जो आंसर्स बोले थे वो लिखने थे खुद से, तुमने देख कर लिखा, ऑब्वियस सी बात है, वापस लिख कर लेके आओ। अब अगले दिन मुझे वापस लिखना पड़ा वो सब। ऑलराइट, तो हिंदी से आपको इतना लगाव है, तो हिंदी में आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? एनीथिंग व्हिच यू वांट? हाँ, मेरे पास एक कविता की पंक्तियां हैं थोड़ी। उफ दोस्तों, तो ये है कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अमिताभ बच्चन के पिता ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश की है। दोस्तों, अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये कविता छोड़ने की नहीं है दोस्तों। यस प्लीज जी, गो अहेड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है! I loved how you recited it. It was wonderful. Thank you. And the selection of the poem was absolutely great. So दोस्तों, आपने देखा कि ज़ैनब के लिए अगर मैं बार बार कह रही हूँ कि वो टैलेंट की खदान है, तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन अब मैं आऊँगी तुम्हारी कुकिंग के इंटरेस्ट पे। तो कुकिंग में तुम्हें याद है तुमने सबसे पहले क्या बनाया था? और मतलब घर में जो है वो लोगों ने अपने नेचुरल रिएक्शंस तुमको दिए थे, या ये कहकर कि अच्छा पता है बेटा बच गए थे? भैया यही हुआ था मेरे साथ तो ऑब्वियसली। देखिए, एक बार क्या हुआ था ना, मैं शायद से 8th में थी। हो गया, तो मतलब अभी 2 ही साल पहले। हाँ भाई, 2 ही साल पहले। तो लंच में ना कुछ अच्छा नहीं बना था, सब्जी और ये रोटी थी, तो मुझे नहीं पसंद था। तो मैंने क्या किया, मैं किचन में गई, मैंने ब्रेड देखा और मैंने फ्रिज खोला, तो वहाँ पे मम्मी ने कोई फिलिंग्स बना के रखे थे। तो मैंने वो लिया, ब्रेड को सेका और वो मैंने बनाया सैंडविच। तो फिर मैंने ना सबको जब टेस्ट करवाया तो उन्हें अच्छा करके तो छोड़ दिया मुझे पता चल गया था कि इन्हें नहीं अच्छा लगा है। ओके। और जब उनके फेस रिएक्शन गए और जब मैंने खाया तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा, और मैंने मम्मी से पूछा कि आप इसको कितना रेट करेंगी, तो मम्मी ने मुझे 9 रेट किया। तो वो ठीक ही था, बट मुझे पता था उन्हें नहीं अच्छा लगा, वो बस दिलासा देने के लिए ऐसा बोल रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कुकिंग के लिए? मम्मी से पूछकर बनाना शुरू किया या इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट जारी रखे? मैंने तो एक्सपेरिमेंट्स भी किए और मम्मी से भी पूछा। मैं यूट्यूब पे रेसिपी देखकर बनाती थी, और अभी तो ज़्यादा मतलब उतना अच्छा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी देखिए पढ़ना होता है तो उतना टाइम भी नहीं होता ना। तो मैंने धीरे धीरे सीखा। तो मैंने फ्राइड राइस सीखा बनाना सबसे पहले यूट्यूब से देखकर, अकेले में, बिना किसी से पूछे, और वो बहुत अच्छा बना। मेरी मम्मी ने अप्रिशिएट किया बहुत। और उसके बाद से मैंने बनाना सीखा, जैसे स्नैक्स होते हैं ना, मैंने बनाया। तो मैंने मग केक बनाया, मैंने नूडल्स बनाया, और फिर ऐसे ही मेरा ये हॉबी हो गई। और ये बढ़ती जा रही है। वेरी नाइस। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अच्छे लजीज चीज़ों के इन्होंने नाम ले लिए हैं कि मुझे थोड़ा सा पानी वानी पी के उसको ठंडा करना पड़ेगा अपनी उस इच्छा को। तो आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, हम बस यूं गए और यूं आए। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI.
आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, सहाफ़ी, आज़ादी के सिपाही और इनकलाबी रहनुमा हसरत मोहानी से। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। उनका जन्म 1878 में मोहन, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो उर्दू गज़ल की एक नुमाया शायर थी, लेकिन उनकी शख्सियत सिर्फ अदब तक महदूद नहीं थी। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्णा स्वराज का मुतालबा करने वाले पहले कौमी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। हसरत मोहानी की शायरी में इश्क और इनकलाब दोनों का हुस्न नजर आता है। उनकी गज़लों में मोहब्बत की नज़ाकत भी है और आज़ादी का जज्बा भी। उनका लहजा सादा, पुरखुलूस और दिल में उतर जाने वाला है। आइए उनका एक बेहद मशहूर शेर सुनते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। और एक और मकबूल शेर है, मशक़ी सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी का कलाम दिल की कैफियत को भी बयान करता है और समाज को बीदार करने का पैगाम भी देता है। उन्होंने अदब, सियासत और रूहानियत को अपनी जिंदगी में खूबसूरती से जोड़ा। उर्दू शायरी की दुनिया में हसरत मोहानी का नाम इश्क की लज्जत, फिक्र की गहराई और आज़ादी के जज्बे की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैम्स ऑन एयर और मैं हूँ आरजे श्रद्धा और मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं ज़ैनब आलिया जो क्लास 10th की स्टूडेंट है। और आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मेरा स्कूल मुझे बहुत पसंद है, केंद्रीय विद्यालय गचिबौली, जहाँ मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। और वहाँ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली है और मेरे सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, पूरी इंडिया से। तब फिर भी हमारे क्लास में इतनी यूनिटी है, अच्छा लगता है बहुत। और एक ही सेक्शन में बच्चे भी तो ढेर सारे होते हैं। हाँ, हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं अभी, तो बहुत सारे होते हैं, बट अच्छा लगता है। मतलब इतने सारे फ्रेंड्स, सबसे बातें करो और सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, सब सिखाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ लैंग्वेजेस भी सीखी हैं। जैसे मैंने स्कूल में जर्मन पढ़ाते थे तो मैंने जर्मन सीखा, फिर संस्कृत सीखा और थोड़ी बहुत तेलुगु भी सीख ली मैंने। तेलुगु भी दोस्तों से। वेरी गुड। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तेलुगु में एक सेंटेंस बोलो जरा या पूछो। ऐसे नहीं होता है। तो क्या हो जाता है कि जब सामने वाला कोई बात कर रहा होता है तो हम लोग छोटे छोटे आंसर्स उनको दे देते हैं। बट मेरा ये तजुर्बा है कि इवन अगर कोई फास्ट और बहुत एकदम जल्दी जल्दी बोलने लगता है तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत तुम्हें भी होती है? जब कोई बात करता है तो नॉर्मल धीरे धीरे बोलता है तो ठीक है, समझ में आ जाता है। और हम भी ट्राई करते हैं ऐसे 1-2 वर्ड बोलने में बीच बीच में, तो ना मेरे दोस्त हंसने लग जाते हैं कि यार तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि हम लोग का एक्सेंट भी उनका मैच नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि स्कूल का ऐसा कौन सा टाइम है जिसको तुम वाकई बहुत इंजॉय करती हो? आई मीन यू वेट फॉर दैट पीरियड और द टाइम। ब्रेक टाइम या फिर पीटी पीरियड या फिर ऐसे अदर एक्टिविटीज़ पीरियड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे क्लासेस के बाद ना ब्रेक मिल जाता है तो अच्छा लगता है। मतलब सुबह से वेट होता है कि हाँ यार 7th पीरियड गेम्स है, चलो जाएंगे।
ऐसी कोई एक्टिविटी तुम्हारी स्कूल की अभी तक जिसमें तुमने पार्टिसिपेट किया हो और तुमको लगा हो कि यार व्हाट अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सीखने को मिला? देखिए, हर दिन असेंबली होती है ना, तो उसमें स्टेज पे बच्चों को बोलना होता है, तो मैं भी ना कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, जैसे आज की न्यूज़ और मतलब फिर एक प्लेज लेना जिसको कहते हैं। हाँ, प्लेज लेते हैं, तो थॉट और से बर्थडे विश करते हैं स्टेज पे, तो सब सुनते हैं ना, तो अच्छा लगता है, ऐसे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एग्जैक्टली, स्टेज फियर जो है वो हाँ, धीरे धीरे स्टेज चला पे जाता है। जाता है। अच्छा ये बताओ कि आप जैसे और भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं कहूँगी कि खुद पे बिलीव करना चाहिए, हार्ड वर्किंग बनो, ट्राई करते रहो और नई चीज़ें सीखने में क्यूरियस बनो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चे हमेशा मार्क्स में और सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान देते हैं, मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं पर वो हर चीज़ नहीं है ना लाइफ में, तो ऐसे कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो इसलिए आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में ध्यान देना है और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान देना है। हाँ, मतलब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। हाँ, ये नहीं कि बस आप बुकवर्म बन जाओ, हाँ भाई, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। एक स्टेज आती है जब आपको वो भी करना पड़ता है, बिकॉज यू नो उतने आवर्स आप नहीं दोगे तो आपका सिलेबस ही फिनिश नहीं होगा। मगर ये काम जो है आप धीरे धीरे देखो, जब हम लोग जब आपकी उम्र के थे तो हम लोगों ने क्लास 12th से कम्पैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो धीरे धीरे उसकी क्लासेस नीचे नीचे होती जा रही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत पहले से ही बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो आप बताइए कि आप स्कूल एग्जाम्स के अलावा और किन किन कम्पैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हो, दे चुके हो, और आपको लगता है कि ज़रूरी है दूसरों के लिए भी? ऐसे ही स्कूल में होते हैं ना एग्जाम, अब तो हमारा मंथली टेस्ट भी होता है, तो ऐसे 6th क्लास से होता है हमारे स्कूल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स, तो वो मैंने 1-2 बार दिए हैं। ओके। और आपको कैसा लगा? आई मीन डिड यू फील एनी डिफरेंट कि हाँ ये हमें देने चाहिए स्कूल के एग्जाम्स के साथ साथ हमें इन चीज़ों की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ना उसमें अलग से वो होता है, मतलब स्कूल की पढ़ाई अलग होती है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अलग होता है, तो इसके लिए मैंने मटेरियल्स भी अलग यूज़ किए थे, स्कूल वाले नहीं पढ़े थे मैंने। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको पेंटिंग भी पसंद है लेकिन आपने पूरी जो अपना जोर दे रखा है वो स्केचिंग पे दे रखा है, लेकिन मैं पेंटिंग को भूलूंगी नहीं, और ये सवाल है मेरा कि अगर आप कोई कलर होती, पेंटिंग का कोई कलर होती, तो आप कौन सा कलर चूज करती खुद के लिए, खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, और क्यों? मैं लेती वाइट कलर, क्योंकि वो इतना मतलब कितना अच्छा लगता है ना, एकदम प्योर और इतना ब्राइट सा, तो मैं वाइट कलर चूज करती। और एक और कलर चूज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ब्लैक लेती साथ में। ओह गॉड, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का मामला चल रहा है यहाँ पे। तो दो इट्स अ रेडियो शो दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो ना ब्लैक से बहुत मेन कलर है ना वो पेंटिंग के लिए, तो मैं ब्लैक चूज करती। और ब्लैक बोल्ड भी लगता है तो इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, आपके बड़े भैया जो हैं वो अभी MBBS कर रहे हैं, तो वो आपसे कितने बड़े हैं? वो मेरे से 4.5 years बड़े हैं। ओके, अच्छा खासा गैप है। तो उनकी कितनी चलती है आपके ऊपर, या आप जो है उन पे धौंस जमा के रखती? देखिए अभी तो वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं हॉस्टल। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, वैसे तो ज़्यादातर अच्छा ही लगता है कि हाँ भाई, ऐसे मतलब जब वो रहते थे तो खाली बोलते रहते थे ये करो वो करो, ये ला कर दो वो ला कर दो, तो उन्हें सुनना नहीं पड़ता आजकल। अच्छा, तो अभी तो आपके छोटे भाई बहन बहुत छोटे हैं, लेकिन अभी तो वो कुछ ला कर देने से रहे। अभी तो इनफैक्ट जब इतने छोटे होते हैं तो बड़ों पे ज़्यादा धौंस चलती है छोटे बच्चों की ना, तो लेकिन फाइनली आप भी यही करने वाली है, ये ला के दो ला के दो। होता ही है। ओके। अच्छा, फ्री टाइम में तुम क्या करती हो? आई मीन वो नेटफ्लिक्स वाला चिल करती हो, या तुम्हें लगता है चलो यार कोई मास्टरपीस बनाया जाए आज? फ्री टाइम में मैं अपनी हॉबीज़ करती हूँ, सबसे मेन हॉबीज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास थोड़ी बहुत स्टोरी बुक्स हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, और नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो नॉवेल्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी फ्री टाइम में कुछ करने को नहीं मिलता ना, तो मैं यही सब करती हूँ। तो आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम शेयर करती? जैसे आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि भाई सिर्फ पढ़ाई, सिलेबस और मार्क्स ही तो सब कुछ नहीं है, यू नो, आपको बिहेवियरल वे में, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में भी
ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं रोज़ाना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो टाइम किस तरह आप स्पेंड करती हैं? हर दिन 1 से 1.5 घंटा मैं अपने दोस्तों के साथ बिताती हूँ और उनके साथ बातचीत करती हूँ, डिस्कस करती हूँ कि उनका क्या चल रहा है। और वैसे तो सब मेरे क्लास में ही है, मतलब जैसे 10th 11th में ही है, तो बहुत जमती है, मतलब कि हाँ ठीक है मेरा ये है, तुम्हारा क्या चल रहा है, and यही सब। और कभी कभी लड़ाई भी होती? नहीं, आजकल नहीं होती लड़ाई, बचपन में बहुत होती थी लड़ाई। अच्छा, किस बात पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी? हमारे टाइम में तो भैया गुड्डा, जो हमारी दुल्हन होती थी, दुल्हन नहीं, आई एम सॉरी, मतलब जो गुड़िया होती थी, जो कि दुल्हन बना दी जाती थी किसी गुड्डे के साथ, और फिर बोला जाता था कि अब इसको विदा करो, तो उसमें हमारी लड़ाई हो जाती थी कि ना, हम अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, भाई वो हमारी गुड़िया है। तो ऐसी कौन सी बात है जो तुमको याद है तुम्हारे बचपन की? अभी तुमने कहा कि लड़ाई नहीं होती, पर बचपन में किस बात की लड़ाई होती थी? बचपन में सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होती थी कि मुझे ये गेम खेलना है और किसी और को ये गेम खेलना है। तो जैसे मतलब कि लड़ाई, मतलब इतने वो हैं मेरे दोस्त कि लड़ाई भी आ जाएंगे, लड़ लेंगे। एक बार तो मार भी दिया था किसी ने। उफ, फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं बस रो दी। हाँ, बस रो दी। व्हाट सो नाइस। लेकिन फिर मैंने वही गेम खेला जो मुझे खेलना, जो तुम्हें खेलना था। हाँ, मतलब ये कि हम ठीक है, तुम्हारी दोस्त हो, तुमने हमारे साथ ज्यादती की, लेकिन हम वही रहेंगे जो हम हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे स्कूल का एक दिन के लिए बस प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो पहला ऑर्डर क्या निकालोगी? कि होमवर्क कैंसिल? हाँ बिल्कुल, मैं अपने स्कूल ग्राउंड को और बड़ा कर दूंगी और सारे स्पोर्ट्स वहाँ पे मतलब उसकी सुविधा ला कर रख दूंगी, एंड बच्चों को एंकरेज करूंगी कि पढ़ाई में भी ध्यान दो और अदर एक्टिविटीज में भी ध्यान दो। और होमवर्क बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। अच्छा, होमवर्क से ऐसी क्या, मतलब क्या बुरा लगता है होमवर्क का बच्चों को? मतलब क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, टीचर्स होमवर्क ये देते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया है, या तो उसके आप नोट्स बनाइए घर जाके, या आप उसके पीछे के एक्सरसाइजेस कीजिए। तो होमवर्क की ऐसी क्या बात है जो बुरी लगती है? क्या वो इंटरफेयर करता है अपने फ्रेंड्स के साथ जो खेलने कूदने जाते हो उस टाइम में, या कोई और भी बात है? स्कूल में एक तो हम पढ़ के लिख कर आ ही जाते हैं, घर आके मन करता है बस आराम कर लूं, उसमें बीच में आता जाता है ओ भाई होमवर्क भी करना है, तो इतना डिस्टरबेंस, मतलब कि मैं आराम से चिल कर रही हूँ, अचानक से आता है नहीं इतना होमवर्क भी है और कल करेक्शन भी है, फिर तो वो उठा के करना ही पड़ता है चाहे कितना भी मूड खराब हो जाए। तो इसलिए होमवर्क नहीं अच्छा लगता बिल्कुल। तो सुना दोस्तों आपने कि होमवर्क कितना बड़ा डिस्टर्बेंस है। मतलब फुल ऑनेस्टी से ज़ैनब ने हमारे साथ आज यहाँ पर बात की है, और ज़ैनब आपसे बात करके हमें इतना मज़ा आया, मतलब पूरा स्टूडियो जो है वो एनर्जी से भर गया, और कुछ हमें इंस्पिरेशन भी डेफिनेटली आपसे मिली कि भाई हमें जो करना है हम वही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो उसका जवाब ज्यादती करना नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और दोस्तों, आप सभी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा, और अगर आप हमारे शो पर यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomanu RADIOMANUU radiomanu@manu.edu.in पे हम आपको भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने का पूरा मौका देंगे। और दोस्तों, आज है संडे, मंडे में आप हमारे जो प्रोग्राम सुनेंगे उसके बारे में आपको बता दूं, इनकी ज़बां उर्दू की तरह, एक मुलाकात, शाहीन उर्दू और अदबनामा। इसी के साथ आपकी होस्ट श्रद्धा को दीजिए इजाज़त। एक और चैम्प्स ऑन एयर के नए एपिसोड में एक और ज़बरदस्त चैम्प के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। आप सुन रहे थे चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानू 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।